चलिए अब बात करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उस दस्तावेज की जो देश की अर्थव्यवस्था का एक्सरे भी है और भविष्य का रोड मैप भी। हम बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 2026 की, जिसे गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया। ये सर्वे सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है और कितनी मजबूत है और किन चुनौतियों का सामना करना बाकी है। सबसे बड़ा संदेश क्या है? 7% की विकास दर अब भारत के लिए न्यू नॉर्मल बन चुकी है। कुछ साल पहले का अगर हम जिक्र करें तो 6.5% की संभावित विकास दर की बात होती थी, लेकिन आज सुधारों, नीतिगत फैसलों और मजबूत उत्पादन क्षमता के दम पर भारत 7% की ग्रोथ को छू रहा है। वैश्विक हालात आसान नहीं है, लेकिन दुनिया भर में व्यापार को लेकर अनिश्चितता है। टैरिफ वॉर का दबाव है भारत पर, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर सवाल है। इसके बावजूद भारत ने इस चुनौती को अवसर में जरूर बदला है। आर्थिक सर्वे साफ ये कहता है कि बाहरी मोर्चे पर ये जो साल है वो कठिन जरूर रहा, लेकिन घरेलू मांग, निवेश और पूंजीगत व्यय ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। महंगाई कंट्रोल में है, राजकोषीय घाटा काबू में है और सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अब जीडीपी के करीब 4% तक पहुंच चुका है। बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और एमएसपी, डीबीटी, फसल बीमा पर फोकस जारी है। इस बार आर्थिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग अध्याय भी रखा गया है, जो ये बताता है कि सरकार भविष्य की तकनीक को कितनी गंभीरता से देख रही है। साथ ही स्वदेशी निर्माण, लागत घटाने की नीतियां और राज्यों को कैश ट्रांसफर की बजाय पूंजीगत व्यय पर जोर है। ये सभी संकेत ये भी देते हैं कि विकास की रणनीति अब ज्यादा टिकाऊ और दीर्घकालिक है। कुल मिलाकर सवाल अब ऐसे में है कि क्या भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगा? और सवाल ये भी उठता है कि क्या 7% की ग्रोथ सच में नया नॉर्मल बन चुकी है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे और इसी खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। देश की सर्वांगीण प्रगति और विकास को रेखांकित करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित, जहां समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हुआ है। आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है और 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। एग्रीकल्चर ग्रोथ तो अगर 1%, 2% भी हो तो बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन लगातार अगर हम पिछला भी 1 दशक की उपलब्धियां देखें तो ये और भी उल्लेखनीय रही है और ये दुनिया में सर्वाधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में खाद्यान्न का उत्पादन 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि ये पिछले साल था 254.3 MLT पिछले वर्ष से अधिक है ये। और ये बढ़ोतरी चावल में अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हम बन गए चावल के। चाइना को, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, सरसों हो, मोटे अनाज हो, इनमें अधिक उपज के कारण संभव हुई है।
उन्नत किस्मों के बीज के निर्माण के कारण जो इस क्षेत्र में रिसर्च और शोध हुआ है, आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण और सरकार के समर्थन के कारण अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमने ये उपलब्धि हासिल की है। सर्वे में क्या क्या खास रहा, इसका हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 7% से अधिक रही। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% पर पूरा हुआ और देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.2 गुना बढ़ गया है। मुद्रास्फीति कंट्रोल में है और स्थिर बनी हुई है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ अपराजिता श्री जुड़ी हैं दिल्ली से और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़े हैं और साथ ही अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राकेश आर्या। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि कल जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया बजट से ठीक पहले, क्या क्या खास रहा इस सर्वे में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले प्रोत्साहन उन्हें दिया है और साथ ही तारीफ की है उनके द्वारा वे है। इसमें जो तमाम बातें जिक्र निर्मला सीतारमण उन सभी चीजों को एक्सप्रेस से है और साथ ही क्योंकि 2026 और 27 का जिक्र आपने भी किया कि जीडीपी ग्रोथ 6.8 से बढ़कर 7.2 की रेंज में रहने की उम्मीद है। वहीं महंगाई, जो खेती, नौकरी, तमाम चीजों का जिक्र इस जो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया उन तमाम चीजों में देखने को मिला था। वहीं कई महत्वपूर्ण बातें और उनके द्वारा इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई थी कि किस प्रकार से जो हमारा देश है यानी चालू वर्ष में विकास दर 7.4% रहने की अनुमान है। वहीं इसके साथ ही जो भारत देश है वो चौथे वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आगे डेवलपमेंट होगा। मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी व्यक्त किया गया है, यानी जंक फूड की खपत पर भी चिंता व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से जंक फूड का जो सेवन है वो ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से लोग बीमार हो सकते हैं। इस पर भी चिंता जताई गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोशिश की जाए कि सुबह 6 से लेकर के ऐसे समय तक जहाँ पर बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से हानिकारक शरीर को ज्यादा हानि पहुंचती उस समय उसका विज्ञापन ना किया जाए। इसके साथ ही महंगाई, खेती, किसानी, नौकरियों की भी जानकारी इस सर्वे में दिया गया। इसके साथ ही फ्रीबीज पर भी घोर चिंता जताई गई है और साथ ही चेतावनी भी इस सर्वे में दी गई है। हालांकि अगर हम बजट की बात करते हैं जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, लोगों की उम्मीद है कि जो हमारा देश है वो एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ेगा और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसे कहा गया है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पे है, तो उम्मीद और भी ज्यादा आम जनता की बजट से बढ़ गई है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल भी लगातार बने हुए हैं। आकाश जी, देखिए जिस तरह से आप भी जानते हैं कि कल जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया गया, हालांकि कुछ साल पहले की अगर हम जिक्र करें तो 6.5% की जो संभावित विकास दर की है वो बात होती थी, लेकिन इस बार 7% ग्रोथ का ऐलान किया गया है। किस तरह से समझा जाए इसे? तो चलिए, आकाश जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ अर्थशास्त्री जो हैं डॉक्टर राकेश आर्या भी बने हुए हैं। राकेश जी, देखिए मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्योंकि हम कुछ साल पहले यही बात करते थे कि 6.5% की संभावित विकास दर की जो है वो बात हमेशा हुआ करती थी, लेकिन तमाम चुनौतियां देश के सामने रही और कल जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया तो उसमें 7% ग्रोथ का ऐलान किया गया है। किस तरह से समझा जाए इसे? हेलो, आप सुन पा रहे हैं राकेश जी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। 7.4 का जो एडवांस एस्टिमेट आया है, ये जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट थी वो 6.4% थी, परंतु फिस्कल स्टिमुलस इतना दिया गया है ना, जिसकी वजह से ये ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 7.34% आई है। जैसे कि जीएसटी में काफी छूट हुई है
और इनकम टैक्स में शुरू में ही स्लैब्स को रिवाइज किया गया था, रेट को भी रिवाइज किया गया था, जिसके कारण से 7.4 है, परंतु इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है 6.8% ही आएगी, क्योंकि इस साल में जो टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि ग्रोथ से रिलेटेड होता है टैक्स कलेक्शन, वो कम हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत कम रहा है, अभी भी 1.7% के आसपास है और लास्ट टाइम तो 0.7% ही था। तो अगर इन्फ्लेशन कम रहता है तो टैक्स कलेक्शंस कम रहेंगी, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट हम 6.8% से ज्यादा नहीं मान सकते। इसीलिए सर्वे में भी 6.8 और 7.2% के बीच में ग्रोथ रेट बताई गई है, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सीरियल्स का ठीक है हिसाब किताब, परंतु दालों को इंपोर्ट कर लिया जाता है ताकि प्रोटीन की मात्रा बनी रहे, अभी भी डेफिसिट है प्रोटीन में। तो एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी प्रोटीन को बढ़ाने की जरूरत है कि किस तरह से दालों का उत्पादन या फिर फिशरीज और एग्स वगैरह का किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रोटीन ना होने की वजह से मैल न्यूट्रिशन भी काफी बढ़ा हुआ है। तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो तो थोड़ा ठीक लगती है, परंतु माइक्रो लेवल पे काफी दिक्कतें हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही, क्योंकि ये जॉबलेस ग्रोथ जो है ये बाद में बड़ी दिक्कत करेगी। और दूसरा क्या है कि जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और हेल्थ है वो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। 0.9% है टोटल बजट का हेल्थ एक्सपेंडिचर और 2.3% है एजुकेशन का। तो जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता है, तो स्किल डेवलपमेंट इसीलिए ही नहीं हो पा रहा। तो ये माइक्रो लेवल इकोनॉमिक सर्वे में नहीं आया है, सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो थोड़ा कंट्रोल में है, क्योंकि सर्विस सेक्टर और रेमिटेंस जो है वो हमारे है उसको। तो यदि अगर ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए तो एक्सटर्नल सेक्टर में अभी भी वीकनेस बनी हुई है, जैसे कि मार्केट इंडिकेट कर रही है। रुपी जो है डॉलर के मुकाबले में 92 को क्रॉस कर गया है, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि जो कैपिटल है उसके लिए यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो ग्रिम है। अभी एक ही इंजन चल रहा है, जैसे कि सरकार की अपनी पब्लिक एक्सपेंडिचर है वही बढ़ाया जाता है। पहले 11.5 लाख करोड़ था, अब 12.5 लाख करोड़ से भी ऊपर हो जाएगा। तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये ज्यादा देर तक इकोनॉमी को खींच नहीं सकता है। तो इकोनॉमी जो है यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पुअर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो ऊपर लेवल का है, जहां पे अगर आप कहें कि अभी जैसे कि यूरोपियन यूनियन से ये डील होगी ट्रेड डील की, तो मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी, फोक्सवैगन आ जाएगी। तो जो ऊपर के सेक्टर्स है, ऊपर के जो स्टेटा है, उसके लिए कंजम्पशन ठीक है, परंतु जो लोअर कंजम्पशन है, क्योंकि अगर व्हीकल की भी बात करें तो 50 लाख का भी बिकना चाहिए, 35 का भी, 25 का भी, 15 के भी, 8 के भी, इनके भी बराबर सेल होनी चाहिए। ठीक है कि ट्रैक्टर्स की सेल ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ठीक है, सीरियल्स उसमें बन रहे हैं, सीरियल्स का प्रोडक्शन काफी ठीक है, तो वो ठीक है। रूरल इनकम डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना नॉर्थ इंडिया का तो ठीक है, परंतु जो ज्यादातर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में, महाराष्ट्र वगैरह पर, उसका सिचुएशन खराब है। और आप देखेंगे कि प्याज की कीमत पहले 50, 60, 70 तक चली जाती थी, वो 20-25 इसलिए है कि एक्सपोर्ट जो चाइना को होता था वो बंद हो गया, उन्होंने सीड ही ले लिए और उसकी वजह से प्रोडक्शन ठीक हो रहा है। तो प्रोडक्शन जो ठीक है और एक्सपोर्ट जो रुका हुआ है वो फार्मर्स को हिट करता है। तो जो ऊपर का हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना इकोनॉमिक सर्वे, वो पूरा रिवील नहीं करता है, अंदर काफी वीकनेस है इकोनॉमी के अंदर। मैंने काफी इंटरनेशनली इसको स्टडी किया है। इकोनॉमी के अंदर काफी वीकनेस है, रूरल सेक्टर में वीकनेस है, पढ़ाई लिखाई में वीकनेस है, और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत पूरे देश में चरमरा चुकी है, टीचर्स नहीं है, तो ये है सब। ठीक है डॉक्टर राकेश जी, आपने जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र भी किया,
हमारे दर्शकों ने समझा भी है। आप बने रहिए हमारे साथ, आकाश जी भी लगातार बने हुए। आकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है? आकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? आकाश जी तक हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से आप कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर राकेश भी लगातार बने हुए। डॉक्टर राकेश, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम लगातार जिस तरह से बात कर रहे थे आर्थिक सर्वे की, आर्थिक सर्वेक्षण की, 7% ग्रोथ का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि देश के सामने कई तरह की चुनौतियां रही हैं। एक समय वो भी फिलहाल ये रहा है, क्योंकि हालात जो है वो सामान्य नहीं रहे हैं। टैरिफ का जो दबाव है वो भारत पर कितना रहा है आप भी जानते हैं, और देश की जनता भी जानती है। फिलहाल उस स्थिति से किस तरह से जो है वो बैलेंस करना है वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। अब दो एंगल है इसके, वन इज द ग्लोबल सिनेरियो, वन इज डोमेस्टिक सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो को लेके जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है, टैरिफ के इशू भी है, बट जो दूसरी चीज अभी मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था, जो आपकी डिस्कशन में इग्नोर हो रही थी, डोमेस्टिक सिनेरियो। डोमेस्टिक सिनेरियो में कंजम्पशन हैज बीन डिसेंटली गुड एंड यू हैव द जीएसटी नंबर्स। I'll tell you. Now there have been two efforts of the government which have fructified very well. एक तो जीएसटी में 23 सितंबर को 2 स्लैब कम किए गए, खत्म किए गए। उसके बाद कंजम्पशन में बूम आया है और सरकार की प्लानिंग सही चली है, क्योंकि ना सिर्फ कंजम्पशन में बूम आया है, जीएसटी भी जो उसके बाद बढ़ा है। दिसंबर 2025 का जीएसटी 6.1% बढ़ा है। उससे पहले इनकम टैक्स से 12 लाख तक इनकम एग्जाम की गई। तो उसके बाद जो है आप देखिए कंजम्पशन का बूम आया और इनकम टैक्स कलेक्शन में भी 8% की ग्रोथ आई। मुझसे पूछा गया था तमाम चैनल पे, जब बजट में इनकम टैक्स में 12 लाख तक की एग्जाम्पशन की गई थी कि जिंदल साहब आप बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in ये कह रही है कि इनकम टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगी। कैसे कम नहीं होगी? इनकम टैक्स कलेक्शन तो कम हो जाएगा, इतने लोग तो बाहर ही हो जाएंगे। अब देखिए 17 दिसंबर 2025 का डेटा है, 8% इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। उसके बाद 23 सितंबर से जीएसटी को खत्म किए गए 1 नवंबर से। तो उसके बाद नंबर को डेटा आया है जिसमें जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ी है। जीडीपी ग्रोथ देखिए, जो लास्ट रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ है 8.2% है। ये अचीव्ड जीडीपी ग्रोथ है। तो हम क्यों अप्रीहेंसिव है कि 7% नहीं अचीव कर पाएंगे? वर्ल्ड बैंक कहते हैं 7.2% तो एक्चुअली अचीव मिलता है। सिनेरियो की जहां तक बात है, अब यूएसए हम पे टैरिफ लगाए, लोगों को सुन के हैरानी होती है जब मैं डेटा देता हूँ उसके बाद तमाम ग्लोबल चैनल पे। टैरिफ हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुए 7 अगस्त और 27 अगस्त को। नवंबर 2025 का डेटा है, 22% हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा है। यूरोप में हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल। डॉक्टर राकेश जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश जिंदल भी लगातार बने हुए। आकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी बिल्कुल आकाश जी, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे जब पेश किया गया, हालांकि तमाम चुनौतियां जो है वो देश के सामने रही। हालांकि हर देश के सामने कई तरह की चुनौतियां रहती हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, हालांकि 7% ग्रोथ जो है वो फिलहाल हमने देखी भी है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं? राकेश कुमार। आकाश जी, आपसे पूछ रही हूँ मैं। पहुंच रही थी आपके पास, नहीं पहुंची थी। हेलो आकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है आपके पास? चलिए, आकाश जी से हमारा संपर्क जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।